एवरीवन। तो मुझे लगता है सब लोग बहुत बेहतर होंगे। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्टनरशिप की एक नई सीरीज़, जिसमें हम पूरा पार्टनरशिप करेंगे और पार्टनरशिप के बाद कंपनी कवर करेंगे। क्लास 12th अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस कवर देने वाले हैं हम। डीके गोयल वाली बुक से न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा, जिसमें आपको एक एक पॉइंट की प्रॉपर नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आती है, किसी को जानने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना हमें इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज पार्टनरशिप। पहली बात दिमाग में आती है व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? तो बोर्ड पे हमने एक डेफिनेशन लिख रखा है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप दो लोगों के बीच का एक रिलेशन है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो किसी वैलिड बिजनेस के, एक बार फिर से ध्यान देना, कि जो किसी वैलिड बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल आर एक्टिंग फॉर एनी वन ऑफ देम, जो कि सबके द्वारा चलाया जाता हो, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से सब लोगों के लिए कोई एक काम कर रहा हो तो भी पार्टनरशिप कही जाएगी। अब बात करते हैं, पहली बात, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। सपोज दैट हमने और आपने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया। हमारे और आपके बीच का एक रिलेशनशिप, दैट इज हु इज एग्रीड फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो कि किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए हम लोग एग्री हुए। कैरिड ऑन बाय ऑल, अब वो बिजनेस चाहे मैं करूं, मतलब ऑफिस डेली मैं जाऊं या आप जाएं, इट डजेंट मैटर। आपके बिहाफ पे मैं वर्क कर सकता हूं, मेरे बिहाफ पे आप वर्क कर सकते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। मान लीजिए हमारा काम आप कर रहे हैं तो भी पार्टनरशिप है, आपका काम मैं कर रहा हूँ वो भी पार्टनरशिप है। दोनों लोग ऑफिस जाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, दोनों में कोई भी एक दूसरे का काम कर सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक डेफिनेशन हमें दी गई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में हमें डेफिनेशन बताई गई। दूसरी बात आती है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर्स इसमें हमने लिख रखा है टू आर मोर पर्सन्स। क्लास 11th में हमें पढ़ाया गया था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? वहाँ पर रामलाल के मन में विचार आया कि भाई अब बिजनेस करना है। बिजनेस स्टार्ट किया उसने और वहाँ पे सिंगल ऑनर था, रामलाल अकेला ऑनर था। तो होने वाले प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार कौन था? रामलाल। जाहिर सी बात है, अकेला ऑनर था, रामलाल अकेले जिम्मेदार है। अब इसके बाद यहाँ पर है टू आर मोर पर्सन्स। क्या पार्टनरशिप कोई इंडिविजुअल कर सकता है? क्या कोई इंडिविजुअल पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक दो लोग ना हो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आती है। मिनिमम दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 2 persons रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड एंड अ पार्टनरशिप फर्म कांट बी मोर देन 50 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स, 50 लोगों से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं बनाए जा सकते। और ऐसा किसने बताया? ऐसा हमें डिस्क्राइब किया है कंपनीज एक्ट 2013 के अमेंडमेंट 2014 के मिसलेनियस रूल 10 में हमें बताया गया कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम हमारे पास 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर 50 हो सकती है एंड मिनिमम 2 पार्टनर्स। बिना दो लोगों के पार्टनरशिप कहीं ही नहीं जाएगी। पार्टनरशिप कैसे बन सकती है भाई? एक आदमी अकेला पार्टनर बन सकता है क्या? कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमने लिख रखा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है कि वो एग्जिस्टेंस में ही आती है एग्रीमेंट के साथ। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। सपोज दैट रामलाल ने श्यामलाल से कहा भाई ऐसा है चल बिजनेस करते हैं। रामलाल और श्यामलाल दोनों इस बात पर एग्री हुए और बिजनेस करना उन्होंने स्टार्ट किया, दैट्स इज पार्टनरशिप। अब एग्रीमेंट हमारा ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट ने ये बॉन्ड नहीं किया है कि जो आपका एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में होगा या ओरल फॉर्म में होगा।
तो यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विथ एग्रीमेंट, इट मे बी रिटन और ओरल। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट वी हैव टू एडवाइज समवन। अगर एडवाइस देना हुआ तो हम क्या एडवाइस देंगे? एडवाइजेबल टू बी रिटन। हम किसी अगले को अगर सलाह देते हैं तो हमारी एडवाइस यही होगी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी इन ओरल, कि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट भैया अगर कर रहे हैं तो ओरल में ही करिए, क्या पता रामलाल अपनी बात से मुकर जाए। और अगर हमने रिटर्न में ओरल नहीं रिटर्न, अगर हमने रिटर्न में एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट हमारा रिटर्न फॉर्म में है, तो रामलाल अपनी बात से मुकर नहीं सकता है। इसके बाद अगली बात आती है लॉफुल बिजनेस। बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, बहुत छोटा सा फीचर है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या होता है? जो हमारा बिजनेस है लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, अंडर द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, लॉ की बाउंड्री के बाहर हमारा बिजनेस नहीं होना चाहिए। सपोज दैट रामलाल ने श्यामलाल को ऑफर किया, भाई ऐसा है चल ड्रग्स बेचते हैं, चल ड्रग्स बेचते हैं, तो क्या ये वैलिड है? जी नहीं सर, बिल्कुल वैलिड नहीं है। और अगर ये वैलिड नहीं है तो ये लॉफुल तो हुआ ही नहीं, तो इसे हम पार्टनरशिप कंसीडर नहीं करेंगे। बिजनेस मस्ट बी इन लॉफुल। और दूसरी बात आती है, एक बात और है कि को ऑनर को भी हम कभी कभी पार्टनरशिप मान लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सपोज दैट रामलाल और श्यामलाल दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदा साथ में, रामलाल और श्यामलाल ने मिलकर एक जमीन साथ में खरीदा, तो क्या यहाँ पर इसे हम पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप नहीं है, एक को ऑनरशिप है और यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं है। अगर वही ज़मीन रामलाल और श्यामलाल ने बिजनेस पर्पस से परचेज किया है, नॉट फॉर पर्सनल यूज़, अगर पर्सनल यूज के लिए ना परचेज करके रामलाल और श्यामलाल ने वो ज़मीन बिजनेस पर्पस से परचेज करा है, दैट मीन्स दैट इज पार्टनरशिप। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? एवरी पार्टनर्स वर्क इन पार्टनरशिप एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है बेटा? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जो पार्टनर है एज अ एजेंट अगले पार्टनर के लिए वर्क कर रहा हो, अगले पार्टनर के लिए अगला पार्टनर एज अ एजेंट वर्क कर रहा हो। सपोज दैट रामलाल और श्यामलाल दो पार्टनर हैं। अब रामलाल का काम अगर श्यामलाल करता है, मीन्स रामलाल इज ए प्रिंसिपल एंड श्यामलाल इज अ एजेंट। वहीं श्यामलाल का काम रामलाल करता है तो श्यामलाल इज अ प्रिंसिपल एंड रामलाल इज अ एजेंट। क्लियर? तो मतलब हर पार्टनर एक दूसरे के लिए एज अ प्रिंसिपल और एज वेल एज एजेंट वर्क करता है। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, ऊपर ही डेफिनेशन में देखो सबसे क्लियर बात लिखी गई है, वो दोनों क्यों इकट्ठा हुए थे? टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। क्यों इकट्ठा हुए? टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ही इकट्ठा हुए थे। मीन्स क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है तो लॉस तो जाहिर सी बात है, लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट बी शेयर बाय पार्टनर इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड विद द चैरिटेबल पर्पज। अगर पार्टनरशिप फॉर्म को हमने चैरिटी के लिए फॉर्म कर रखा है, किसी चैरिटेबल पर्पज से, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, हमने पार्टनरशिप को फॉर्म कर रखा है, तो उसे हम पार्टनरशिप टर्म नहीं करेंगे, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। सर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। अगर है तो नीचे तुरंत कमेंट करके बताओ कि क्या डाउट है इसमें आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। सर लायबिलिटी कैसी होगी इसमें? अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है? लायबिलिटीज अनलिमिटेड होंगी। लायबिलिटीज अनलिमिटेड होंगी मतलब रामलाल और श्यामलाल ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये हमारा रामलाल, आप लोग पहचान ही रहे हैं, ये हमारा श्यामलाल।
और ये हमारा तीसरा वाला है मनीलाल। रामलाल हमेशा खुश रहता है, श्यामलाल नाराज रहता है और मनीलाल न्यूट्रल रहता है, ना खुश रहता है ना नाराज रहता है। तो इनसे तो परिचय आपका ऑलरेडी है। पहला वाला हमारा रामलाल, दूसरा वाला श्यामलाल और तीसरा वाला है हमारा मनीलाल। रामलाल, श्यामलाल और मनीलाल, तीन पार्टनर हैं। और अब होता क्या है कि मान लो इन तीनों ने जो मिल के फर्म बनाया RSM कंपनी, RSM कंपनी नाम से इन लोगों ने मिलकर एक फर्म बनाया। और इस RSM कंपनी का क्या हुआ सर, इसने एक लोन लिया 1 करोड़ रुपीस का। 1 करोड़ का एक लोन लिया RSM लिमिटेड ने, RSM कंपनी ने 1 करोड़ का एक लोन लिया। और अब हुआ क्या कि रामलाल और श्यामलाल और मनीलाल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो इनकी फर्म RSM लिमिटेड इस हालत में नहीं बची कि उस फर्म का, उस लोन का पेमेंट कर पाए। RSM लिमिटेड इस लोन को पे करने में एबल नहीं है। इस केस में 1 करोड़ का जो लोन है कौन पे करेगा, रामलाल, श्यामलाल और मनीलाल। मतलब यहाँ पर इनकी लायबिलिटीज़ बिल्कुल अनलिमिटेड हैं, लायबिलिटीज़ की कोई लिमिट नहीं। इन्हें अपने घर से लाके पैसा इस लोन को पे करना पड़ेगा। अपनी ज़मीन जायदाद बेच के पैसा लाएं नहीं मतलब है, लेकिन ये लोन पे होना चाहिए। यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। एक पार्टनरशिप और होती है, उसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या है, वहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर फॉर्म की जाती है। चलिए उसकी बात हम अभी आगे करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ आया क्या है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है उसकी कोई लिमिट नहीं है, पार्टनर्स फुली लायबल है किसी भी लायबिलिटी या डेट के लिए। अगर कोई भी डेट पे करने में पार्टनरशिप फर्म एबल नहीं है तो उस डेट का पेमेंट पार्टनर्स अपनी ज़मीन जायदाद बेच के करेंगे, लेकिन पेमेंट उन्हें करना पड़ेगा। मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन क्या करवाना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म का? पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी नहीं है, बट क्या है कि एडवाइजेबल है कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी नहीं कर रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप डीड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं कि क्या कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड सर ये क्या होता है? तो नया नाम आपने लिखा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अभी हमने बताया कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में ही आती है एक एग्रीमेंट के साथ, लेकिन वहाँ पे मैंने एक बात लिखा था, एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। अगर एग्रीमेंट ओरल है दैट इज एग्रीमेंट, बट अगर वही एग्रीमेंट हमारा रिटन फॉर्म में आ जाता है दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। A written agreement between partners is called partnership deed. पार्टनर्स के बीच में किया गया एक रिटन एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। डीड में सर लिखा क्या क्या जाता है? डीड में बहुत सारी बातें मेंशन की जाती हैं, लाइक एज बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स कौन कौन हैं, कौन कौन पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं,
उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, उनका नाम पता एड्रेस क्या है, या बिजनेस की टर्म्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा बिजनेस, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, वो सारी बातें जो कि एक बिजनेस के अंदर होने वाली हैं, सारे डिस्प्यूट पॉइंट्स जो हैं, वो सारी बातें जहाँ पे रिटन होती हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एक रिटन फॉर्म में जो कि रजिस्ट्रार के थ्रू की जाती है, जिस पे सारे पार्टनर साइन करते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या हुआ कि एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बिजनेस का जिस पे सारे पार्टनर्स ने साइन कर रखा है, रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्रार की मुहर लगाई गई है और उस पर बिजनेस की सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली लिखी हुई हैं, कोई भी डिस्प्यूट्स पॉइंट्स नहीं है उसमें। अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो एज ए एविडेंस हम कोर्ट के अंदर उसको रख सकते हैं। बात क्लियर है? ये है हमारा पार्टनरशिप डीड। सर अगर हम पार्टनरशिप डीड ना करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका पार्टनरशिप बिजनेस चलता रहेगा। बट इन केस ऑफ डीड अब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड आपकी अब्सेंस है, डीड नहीं बना रखा है आपने, तो कुछ प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, कुछ प्रोविजंस हैं जो कि अप्लीकेबल होंगे आपके फर्म पर। आपकी फर्म पर पार्टनरशिप डीड के कुछ प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। दैट इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13। सेक्शन 13 में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जो कि आपके फॉर्म पे अप्लीकेबल होंगे। पहला प्रोविजन क्या दिया गया है? पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। है क्या? ये वो रूल्स हैं जो कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में अप्लीकेबल होते हैं। प्रोविजंस applicable in absence of deed। डीड के एब्सेंस में जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो प्रोविजंस, आपका पहला प्रोविजन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होने वाला है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल होगा अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड साइन नहीं कर रखा है। तो अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड साइन नहीं कर रखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। और ये बात हमें बताएगी सेक्शन 13A में। सेक्शन 13A में ये वाली बात हमें बताएगी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल होगा। दूसरी बात रेम्यूनरेशन, पॉइंट नंबर सेकंड। सैलरी, बोनस, कमीशन। सैलरी बोनस कमीशन। सैलरी बोनस कमीशन हमारा क्या है? सैलरी बोनस कमीशन नहीं चार्ज किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। कोई भी सैलरी या कमीशन या बोनस किसी भी पार्टनर को नहीं अलाउ किया जाएगा इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर सर आपने रिटन एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो आपको कोई भी सैलरी, बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा। डिफाइन इन सेक्शन 13B। सेक्शन 13B में हमें बताया गया नो सैलरी बोनस कमीशन अलाउड, नॉट अलाउड एनीथिंग। किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी देना है, ना बोनस देना है, ना ही कमीशन देना है, कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आप दिमाग लगाओ बच्चे लोग कि क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो भाई साहब बड़ा विवाद हो सकता है। कोई कहेगा हमें 12% दो, कोई कहेगा 10% दो, कोई कहेगा मुझे 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। तो इस डिस्प्यूट को बचाने के लिए क्या कहा गया? नॉट अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। चलिए सर यहाँ भी झगड़ा निपट गया। अब अगली बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
पॉइंट नंबर 4 है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने जो कैपिटल दे रखा है उस पर तो इंटरेस्ट नहीं मिला। सपोज दैट हमने अगर बिजनेस से ड्राइंग कर रखा है, कुछ निकाल रखा है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट चार्जेबल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नॉट चार्ज। कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है एक पॉइंट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन लोन की। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट हमें बताया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। और बच्चे गलती क्या करते हैं कि उन्होंने तो सर रट्टा मार रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, और जब एग्जाम में आता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बच्चों को लगता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन वाला अमाउंट पूछ रहे हैं और 6% लगा के चले जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ पे 6% पर एनम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आता है हमारा। पॉइंट नंबर 6 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी भी पार्टनर को क्या अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम एडमिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर आप बिल्कुल एडमिट कर पाएंगे, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सारे पार्टनर कह रहे हैं आप तभी किसी को एडमिट कर पाओगे। विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर यू मे नॉट बी एबल टू एडमिट एनी पार्टनर इन योर पार्टनरशिप फॉर्म। आप अपनी पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को तब तक एडमिट नहीं कर सकते जब तक हमारे बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हैं। सपोज दैट रामलाल, श्यामलाल और मनीलाल 3 लोग पार्टनर हैं और वो अपने बुआ के लड़के को अपनी पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं, और उसको पार्टनरशिप में लाने के लिए रामलाल और श्यामलाल तो एग्री हैं, लेकिन मनीलाल ने क्या किया? नहीं सर, हम बिल्कुल अपने फर्म में किसी चौथे को नहीं आने देंगे, हम 3 हैं, 3 ही रहेंगे। तो क्या यहाँ पर रामलाल उनको फर्म में एडमिट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर तभी हो सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर नहीं चाहेंगे तब तक किसी नए पार्टनर का एडमिशन फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। बात क्लियर है? कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फंडामेंटल्स में हमारे क्या होंगे। फंडामेंटल वाले चैप्टर से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपकी ऑप्शनल थियरीज बनती हैं। सर अकाउंटेंसी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियरी तो पूछा ही नहीं जाता। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का ये भ्रम है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ रखे हैं तो आप उन एमसीक्यूज को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, अकाउंटेंसी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मांगता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर है आप न्यूमेरिकल उतना बेटर कर पाएंगे। तो आप बच्चों को ये भी ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह से कवर्ड हो, कॉन्सेप्ट हम बढ़िया से कवर करें ताकि हम न्यूमेरिकल भी ढंग से कर पाएँ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।